नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की सीमाओं पर शिविर लगाकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए चंडीगढ़ के मटका चौक पर बुधवार शाम को एक महत्वपूर्ण यात्रा की। यहां उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार उनके साथ है। यह जानकारी सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए दी। तो साथ ही उन्होंने सीएम का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उधर कोरोना पर सार्क देशों की गुरुवार को होने वाली वर्चुअल बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान को न्योता भेजा। इस बैठक में सार्क देशों के हेल्थ सेक्रेटरी स्तर के अफसर शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना के मैनेजमेंट, महामारी के दौरान उठाए गए कदमों और आपसी सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि पिछली बैठक में पाकिस्तान ने किनारा कर लिया था। इसके पहले सितंबर महीने में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल हुए। बैठक में भारत ने पाकिस्तान के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। तो साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि सार्क के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां सीमा पार से आतंकवाद, व्यापार में बाधा, कनेक्टिविटी में रुकावट है, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। रामनाथपुरम थुथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 सालों में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम कर रहा है। हम अपने आयात स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। Friends, I want to begin by sharing 2 facts that would make you think. In 2019-2020, India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be 18 फरवरी को किसानों के रेल रोको अभियान के चलते हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। रेल रोको अभियान के चलते फतेहाबाद में पुलिस के द्वारा 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 के करीब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। 18 फरवरी को किसानों की ओर से पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। इसे लेकर पुलिस की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। बारह बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे तक के करीब रहेगा ये। और हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, रेल नहीं चला रही भारत से। अरे रेल रोक के तो संदेश देंगे कि रेल चले। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं। रोकने का तरीका क्या होगा? अरे रोकने का तरीका तो फूल चढ़ाओगे, मान जो उस पर वो आओगी रेल, उसका स्वागत करेंगे। कम से कम ये आई तो हम तो इंतजार कर रहे रेल कब आवे। ट्रेन को ट्रैक पे रोका जाएगा? अरे क्या पता क्या होगा, तो गांव के लोग आप अपने तरीके से सब कर लें अपने तरीके से, सब जाने में।
ये इनके हेड मास्टर है आंदोलन कार्य करने वालों के। ये तो खेतों में गुजारी सब जगह हो जाएगा, कर लेंगे वे अपने आप, जैसा उन्हें करना कर लेंगे सब। आगे आंदोलन के लिए क्या रणनीति रहेगी, किस रूप में आगे ले जाना चाहेंगे? बातचीत आंदोलन तो चलता रहेगा, बातचीत सरकार करेगी, कर लेंगे। मुद्दे हमारे वे ये 3 बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को और बल देने के लिए जहां कल किसान देश भर में रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के साथ साथ प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ अंबाला में अपनी रणनीति का ऐलान करते हुए किसानों ने बताया कि वो दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक को शाहपुर गांव में ब्लॉक करेंगे, तो वहीं रेलवे प्रशासन ने किसानों के आंदोलन को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेल रोको आंदोलन के दौरान ट्रेनों को बड़े स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई समस्या ना हो। तो वहीं रेलवे ने जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ तालमेल बनाए जाने की बात कही। रेलवे के एक्शन प्लान की जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के एडीआरएम ने बताया कि रेलवे किसानों के आंदोलन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल तैयार किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेल रोको आंदोलन के समय सभी ट्रेनों को बड़े रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। की तरफ से आह्वान किया गया है कि 18 फरवरी को सारे देश भर में रेल जाम की जाएंगी, रेल चक्का जाम किया जाएगा। तो अंबाला में शाहपुर में ये चक्का जाम किया जाएगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से सारे किसान भाइयों को, खासतौर नौजवानों को अपील करता हूं कि हमने जो चक्का जाम करना है बहुत ही शांतिपूर्वक और कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं करनी, अनुशासन का पालन करना है, किसी प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं करना और बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चक्का जाम करना है। कितने से कितने बजे तक करें? ये चक्का 12 से 4 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। उसके बाद वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव ढाणी फोगाट में आज सर्व खाप ने बाबा जोतनाथ मंदिर में पंचायत का आयोजन किया, जिसमें इस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत ने बताया कि कल रेल रोको अभियान को लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया। तो वहीं नजदीक के 5 गांव के ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके तहत एक घर से 2 व्यक्ति रेल रोको अभियान में पहुंचेंगे। पूरे दादरी जिले के सरव खाप की सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन और हमारी सरव जातीय खाप फोगाट 19 की यहाँ बाबा जोतनाथ के डेरे पे ढाणी फोगाट यहाँ मीटिंग थी। और वो मीटिंग इसलिए थी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदेश आया है कल 18 तारीख का दोपहर 12 से और 4 बजे तक कल रेल रोको अभियान का। तो उसी सिलसिले में जैसे कितलाना जो टोल प्लाजा है वहाँ पे जिला भिवानी और जिला दादरी की दोनों जिलों की सारी खापें, सारे सामाजिक किसान संगठन बैठते हैं। तो कल दादरी जिले की तरफ से सारी खापों ने सामाजिक किसान संगठनों ने जिम्मेवारी लगाई है खाप फोगाट 19 की। इनके सहयोग से सारी खाप भी आएंगी कल जैसे पत्तुवास के पास रेल रोकी जाएगी 12 से और 4 बजे तक, उसमें सबकी भागीदारी होगी, सांगवान खाप की भी, चिड़िया खाप की भी। मैं इस आंदोलन में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के हट धार्मिकता है, लगातार किसान 3 महीने से बॉर्डर पर आंदोलनरत है और सरकार आज तक लगभग 250 के करीब किसानों ने शहादत दे चुके हैं, पर सरकार के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला कोई सहानुभूति के लिए। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इन किसान आंदोलन के पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हर आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस रेल रोको आंदोलन में पूर्ण रूप से इनके साथ है और साथ रहेगा। और आने वाले आंदोलन, जब तक ये आंदोलन नहीं जीते जाएंगे तब तक सर्व कर्मचारी संघ किसानों के साथ आंदोलन में। हरियाणा के पलवल के NH 19 पर KMP KGP इंटरचेंज के समीप चल रहा किसानों का धरना निरंतर जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और MSP पर कानून बनवाने की मांग पर अड़े हैं। 52 पालों के अध्यक्ष अरुण झीलदार और युवा किसान लाला डागर का कहना है कि हमने बैठक के बाद निर्णय लिया कि 18 फरवरी के सुबह 10 बजे धरना स्थल पर
ज्यादा से ज्यादा किसान एकत्रित हों, जिससे कि आगे की रूपरेखा तैयार की जा सके। जिस तरह पहले हाईवे चक्का जाम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सफल रहा, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए इस रेल आंदोलन को सफल बनाया जाए। उसी विषय में आज पाल खापों के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे किसान बंधु इकट्ठे हुए हैं, किसान मजदूर सब, और यही निर्णय लिया है कि कल हम लोग अपना किस तरह से कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। तो इसलिए कल सुबह 10 बजे सब लोग इकट्ठा होंगे यहीं धरना स्थल पे, आंदोलन स्थल पे। और जब सब लोग 10 बजे इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद हम एक जैसे पंचायत हमेशा करते हैं उसी टाइम हम लोग निर्णय लेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या ये सब है। जिस तरह से आपने पहले यहाँ चक्का जाम काफ़ी ठीक किया, सफलतापूर्वक रहा, शांतिपूर्वक, तो रेल रोको ठीक रहेगा, इसकी व्यवस्था के लिए किस तरह की तैयारी है? कुछ शरारती तत्व न घुस जाए बीच में। जी, हाँ, उसी तरह से हम लोगों का पहला वो है कि हम देश के किसान हैं, हम देश की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें शांतिपूर्ण करना है, किसी की भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कि हम लोगों का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो, जो सरकार को संकेत देना है वो भी पूरा हो और देश की मान सम्मान की व्यवस्था भी ठीक है, कोई भी असामान्य तत्व तो उसमें ना आए। कल जो हमारा संगठित किसान मोर्चा की तरफ से 18 तारीख का जो रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है वो हमारा चक्का जाम के ही आधार पर, जैसे चक्का जाम किया था उसी आधार पर किया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। और इसका हमें किसी जनता को परेशान करने का या किसी आम जनता को परेशान करने का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो गूंगी बहिरी सरकार ऊपर केंद्र सरकार बैठी है उन तक हमारा अपना मैसेज पहुंचना चाहिए, आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि किसान कितना परेशान है, किसान को क्या समस्या है। हमारा ये से मेन उद्देश्य है। इससे पहले आप चक्का जाम कर चुके, इससे पहले भारत बंद भी कर चुके, इससे श्रद्धांजलि सभाएं कर चुके, कैंडल मार्च निकाल चुके, क्या रेल रोको जो अभियान रहेगा इससे असर पड़ेगा सरकार पर? देखो, हमने उसके लिए सबसे पहले तो अपने एक वॉलंटियर बनाए हुए हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आए, कोई बाहरी व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति हमारे चक्का जाम को या अपना रेल रोको अभियान को खराब ना करे, उसके लिए हमने अपने वॉलंटियर बनाए हुए हैं। और किसी को भी कोई परेशानी न हो उसके लिए भी। वहीं एक सप्ताह में आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बेलारी में किसान महापंचायत बुलाई गई थी। आज भारतीय किसान यूनियन असली गुट के आह्वान पर किसान कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, जिन्हें संबोधित करने के लिए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, पर्यावरणविद मेधा पाटकर, चढ़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद थे। मेधा पाटकर ने मंच से बोलते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला और किसान कानून वापस लेने की बात जोर शोर से उठाई। उन्होंने मंच से ही आरएसएस को टारगेट किया। आंदोलन कहाँ खड़ा है आज की तारीख में? कहाँ खड़ा आंदोलन? आंदोलन किस स्टेज पे है अभी? आंदोलन एक सस्ता स्टेज में है और जितने दिन सरकार खेती आएगी पूरा देश में फैलता जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है, अब जन आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन 135 करोड़ लोगों के लिए आंदोलन है। अब जन आंदोलन बन चुका भारत का और बहुत टॉप पर जा रहा है और सरकार जितना इसको तोड़ने की कोशिश करेगी उतना मजबूत चला जाएगा। आप देख रहे हो आज क्या हालत है। 3 दिन के कॉल पर आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ। पूरे देश में पूरा जन आंदोलन जन भावना पैदा हुई। आंदोलन 2 लाइन पे क्यों चल रहा है? राकेश टिकैत अलग चलते हैं, नरेश टिकैत अलग चलते हैं, आप अलग चलते हैं। एक कहते हैं चक्का जाम हो गए, कहें नहीं चक्का जाम नहीं करेंगे। उन्होंने आंदोलन वापस लिया, आपने ये चक्का जाम का निर्णय वापस लिया गलत था, इस पर बात हो चुकी है, उसके एहसास करा दिया गलत निर्णय था और अब ये तय हुआ है। आगे हरपाल जी क्या कहते हैं कोई मायने नहीं है, अब संयुक्त मोर्चा क्या तय करेगा उस पर बात होगी। पहले ही हो चुका है अनुबंध मोदी जी और अडानी अंबानी के बीच में। पहले ही इन्होंने गोडाउन बनाना चालू किया है, पहले ही इन्होंने अपना खेल दिखाया है। अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में धान उगाकर तैयार रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था लेकिन नहीं खरीदा फॉर्च्यून कंपनी ने, जो अडानी की कंपनी है। लेकिन ऐसे घोटाले गुजरात में भी हुए हैं आलू उत्पादकों के साथ, ऐसे घोटाले महाराष्ट्र में सातारा जिले में भी हुए हैं। तो हर जगह पे आपने भी भुगता होगा कंपनियों का खेल और तमाशा। आपकी खबर आपको जानने मिली होगी कि बिल गेट्स
अच्छी बात है, मान लग रहा है किसान तो अपनी बात रखने लग रहे हैं, किसानों की बात हम रख रहे हैं, तो ये जन आंदोलन है और हर जगह इस बात को पता चलना चाहिए ना कि भाई हम किस लिए आ रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करूंगी बिलारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान को समर्थन कर रहे हैं, आंदोलन को कर रहे हैं, बार बार मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करूंगी। पूनम पंडित की तरफ से सभी को राम राम मेरे भाइयों को। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं किसी यूनियन से नहीं हूँ और जब मैं आंदोलन में आई थी जब भी किसी यूनियन से नहीं थी। आप मेरे से सवाल ये करिए, दूसरा मत करिए। बुधवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के नेताओं के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी से काफी बड़े चेहरे मौजूद रहे और किसान नेता भी शामिल हुए। लेकिन किसानों की एक ही मांग थी कि कृषि कानून रद्द हो। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना रहा कि किसानों को समझना चाहिए कि प्रदर्शन से कुछ समाधान नहीं निकलता। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसानों को भी पहल करनी चाहिए और बैठकर ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। के दल पैदा कर रहे हैं, उसी भ्रम को दूर करने के लिए पहले भी हम लोग एक अभियान चला चुके हैं और अभी भी गांव-गांव जाके किसानों के बीच में जो सच्चाई है, तीनों कृषि विधेयकों से जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना है और किसानों को जो लाभ मिलना है, किसानों की आय बढ़नी है, उसके लिए किसानों को सच्चाई बताना बहुत आवश्यक है कि इस पूरे मामले पर राजनीति करने का काम विपक्ष के दल और कुछ किसान प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो जनता के सामने ये सच्चाई जाए तो हम जनप्रतिनिधियों का और किसान के जो, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसानों ने चुन के भेजा है और किसानों के बीच में उनकी बात को बताना, सच्चाई को। हरियाणा के सिरसा में किसान संगठनों का महासम्मेलन 23 फरवरी को दशहरा ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। सिरसा के जाट धर्मशाला में आज किसान संगठनों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले दिनों के लिए रणनीति बनाई गई। तो वहीं शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के जन्मदिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथियों, जैसे कि खेती कानूनों के ऊपर एक आंदोलन चल रहा है, उसी संबंध में दिल्ली आंदोलन के पक्ष में चाचा अजीत सिंह के जन्मदिन दिवस पर ही हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज फिर वैसी लहर चल रही है। 1907 के अंदर पगड़ी संभाल जट्टा लहर उन्होंने चलाई थी, जब अंग्रेज खेती कानून ऐसे लेके आए थे जिसे वापस करवाने के लिए 9 महीने आंदोलन चला था। आज दोबारा मान लो ऐसी लहर देश में चल रही है। आज चाचा अजीत सिंह का चलाया हुआ संघर्ष लोग याद कर रहे हैं और अब हम आज़ाद हैं। अब इस आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने हमारे कुर्बानियाँ दी, तब हम जाके याद हैं। अंग्रेजों के वक्त भी हम जीते थे, अभी तो जो अंग्रेजों के पक्षधर लोगों की सत्ता है। वहीं किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है, यानी कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। जस्टिस पीडी नाइक के बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है। तो साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल लैपटॉप को जब्त किया। निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके। दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है।
आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटेरोगेट करना चाहती है निकिता से, वो कर सकते हैं। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों के बाद अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। महिलाओं के पास दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया रमानी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने इसके लिए अपने वकील और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। प्रिया रमानी ने कहा कि मैं इस फैसले के लिए अपने वकील को धन्यवाद देती हूं। गजब की टीम। आपको बता दें, पिछले हफ्ते अकबर की ओर से दाखिल किए गए मानहानि के मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Got the attention it deserves, despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. They put their heart and soul in this case. Thank you so much. That has changed now. I mean, it was very, very difficult. You saw how difficult it was inside court to get your word across. It was an extremely difficult trial to do. It was also challenging on many, with respect to many of the defenses we pleaded, because these are defenses that people normally don't take. But in that sense, I think when you fight powerful people and you have only truth on your side, the journey becomes very, very relevant to you personally. So I think. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी पहुंचे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यहां का पहला दौरा है। राहुल गांधी ने यहां मछुआरों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। पुडुचेरी के मुथियालपेट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने जा रहा है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन सरकार ने उनसे पूछे बिना ही ये 3 कानून बनाए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। मछुआरों को इंश्योरेंस, पेंशन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां कहा कि यहां पर तमिल भाषा ही सर्वोपरि है और उसके बाद किसी अन्य भाषा को सुना जाना चाहिए। And now, during Corona, the Prime Minister attacks our farmers with 3 new laws. இவ்வளவு கொடுமையான நோய் தொற்றினால் பொதுமக்களும் எல்லோரும் சீரழிந்து 3 விவசாயிகள் சட்டத்தை நிறைவேற்றி இந்த விவசாயிகளை சித்திரவதை செய்கிறார். That are designed to snatch their future from them and give their entire money. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अबू आजमी ने कहा कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बढ़ रही है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रियों पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं
बहुत सारे सत्ताधारी पक्ष के जो नेता है उनके ऊपर बलात्कार के आरोप बार बार आगे आ रहे हैं। कुछ जगह एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन ना किसी को अरेस्ट किया जाता है, ना किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। उल्टा जो पीड़िता आगे आती है, जो महिलाएं आगे आती है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो अबू आजमी जी ने वक्तव्य किया है वो बिल्कुल गलत है। अबू आजमी जी, आपका दिमाग जगह पर है या नहीं? आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिलाओं के बारे में ऐसी बातें फैलाकर महिलाओं की बदनामी करना, उनका अपमान करना, ये जो आप कर रहे हैं, सिर्फ आपके जो सहकारी मंत्री है, जो एमएलए है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तुरंत महिलाओं की माफी मांगी। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करते हुए बताया कि 19 फरवरी को मंडी चौराहा, सौंख रोड, पालीखेड़ा में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और यहां काले कृषि कानूनों की वापसी, डीजल, पेट्रोल, गैस मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में किसान जनसभा में शामिल होंगी। 19 फरवरी को किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए तीनों बिलों के खिलाफ प्रियंका गांधी मथुरा में किसानों से संवाद करेंगी और पंचायत को संबोधित करेंगी। बताया कि 19 तारीख को किसानों की आवाज को बुलंद करने इन 3 कृषि बिल के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी मथुरा में किसानों से संवाद करेंगी, पंचायत को संबोधित करेंगी। किसान आंदोलित है, 84 दिनों से धरने पर बैठा है। 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। सरकार केवल तारीख पर तारीख दे रही है। इस बिल विधेयक को वापस करने के बजाय सरकार किसानों का उपहास उड़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि किसी कीमत पर किसानों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। जब तक यह कृषि कानून यह सरकार वापस नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़े होकर उनके आंदोलन को मजबूती के साथ। वहीं जम्मू में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही। जो उसने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उल्टा लोगों पर महंगाई की मार से जनता परेशान हो चुकी है। एक तरफ जहां रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हुई, जिससे आम जनता पिसकर रह चुकी है। महंगाई की मार आम आवाम को झेलना यहाँ पे पड़ रही है। और 2014 में जो वादे करके जो सत्ता में यहाँ पे भाजपा ने अपना पूरा कार्यकाल दिवाने के लिए सरकार यहाँ पे बनाई, एक एक करके हर एक वादे से वो मुकरते गए और उस तरफ कहीं पे ध्यान यहाँ पे नहीं दिया। 2014 के बाद 14 बार कम से कम एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया और 832% उस एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई। और कल भी गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। और जिस ढंग से ये कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया, आम आदमी का रसोई चलाना मुश्किल हो गया और वहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स की मार भी यहाँ पे लगाई। आज लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को यहाँ पे लीड यहाँ पे करते हैं, चाहे पहले गवर्नर साहब की बात करें, जब डेपुटेशन उनके पास गया कि 370 और 35 में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं होगी और दूसरे दिन शायद वो चीज लागू हो गई। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध हो रहा है। महंगाई को लेकर लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस, सपा और बसपा कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। महंगाई पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था
और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग $60 प्रति बैरल है, और उसके हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल की कीमत इस मुल्क में 30 रुपये लीटर होनी चाहिए थी। तो 30 रुपये लीटर की जगह जैसे आपने कहा कि 100 रुपये लीटर तक लोगों से वसूला जा रहा है, ये इसलिए है कि इन लोगों ने अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकाल दिया है और अब लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोपकर ये वो घाटा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, इस देश के लोग समझ नहीं रहे कि किस तरह से पिछले 6.5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था का कचूमर निकाल दिया है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर वाहनों के धक्का लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के भाव इतने बड़े हैं कि महंगाई पूरे चरम पर है और आने वाले समय में और भी सभी सामग्री महंगी हो जाएगी। आज पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आम गरीब जनता बहुत परेशान है। आज पेट्रोल करीबन 100 के लगभग पहुंच चुका है और डीजल भी 90 के करीब पहुंच चुका है, जिससे आज हम जितने भी युवा कार्यकर्ता थे आज कलेक्ट्रेट में इकट्ठे होकर और गाड़ी के धक्का देकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है ताकि केंद्र सरकार की आंखें खुल सके। अगर इसी प्रकार दाम बढ़ते रहे तो धक्का ही देना पड़ेगा, धक्का ही देना पड़ेगा ना, और गरीब जनता बहुत परेशान है। इससे महंगाई पे कितना असर पड़ेगा? क्या महंगाई तो आपके सामने ही है। आज ये गैस की टंकी भी देखो आप 700 750 के लगभग पहुंच चुकी है और गरीब जनता कितनी परेशान है, वो कैसे खरीदेगी। वहीं सीधी बस हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पुलिस ने बुधवार सुबह सतना से अरेस्ट कर लिया है। ड्राइवर का नाम बालेंदु विश्वकर्मा है। बस के नहर में गिरने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। तो घटना के बारे में ड्राइवर ने बताया कि वह सुबह 5 बजे सीधी से बस लेकर निकला था। करीब 2.5 घंटे के बाद वह रामपुर नेकिन इलाके से गुजर रहा था। तभी एक खट की आवाज आई और बस नहर में घुसती चली गई और वो भी पानी में डूब रहा था, जिसे वहां के लोगों ने बचाया। बाहर आकर देखा तो बस पानी में डूब चुकी थी। कुछ देर वहां पर ठहरने के बाद वह वहां से भाग गया और एक बस पकड़कर सतना पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
अरे सवारी उतारने के बाद जब आगे बढ़े, पता नहीं खट खुट की क्या आवाज़ आई, इसके बाद गाड़ी खींच गई। फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम भी साथ में चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को खुद मालूम नहीं कि क्या कैसे हम निकले, कैसे क्या हुआ। फिर जो है तो रस्सा उस्सा लगाए, इतना ध्यान है कि रस्सा लगा के बाहर ही चल गया। कितने बस में कितने लोग सवार? बस में जो रहे हो 50-55। बस की परमिट किधर से थी? ये चुहिया घाटी होके रामपुर नैकिन होके। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एसएसपी अजय कुमार पांडे के निर्देश पर क्षेत्र के अधिकारी टुंडला देवेंद्र कुमार ने एक अहम कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर टुंडला पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप में ये दोनों वांछित चल रहे थे। इस मामले में क्षेत्राधिकारी टुंडला देवेंद्र कुमार ने बताया कि सुरेश कुमार और नितिन कुमार चाचा भतीजे हैं। माननीय न्यायालय के यहां से ये वारंटी थे। सीओ साहब, आज 2 वारंटियों को जेल भेजा जा रहा है, ये किस तरह का मामला है? हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद महोदय के नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में 16/17 की रात को थाना टुंडला पुलिस द्वारा 2 वारंटियों को, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था, जो लंबे समय से 302 के मुकदमे में फरार चले थे, उनके खिलाफ वारंट था। उसी वारंट के क्रम में 16/17 की रात को थाना पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस ने 11 किलोग्राम गांजा और 35 ग्राम हेरोइन के मामले में नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। युवक की पहचान जॉन के रूप में हुई। आपको बता दें, 3 दिन पहले फतेहाबाद पुलिस के द्वारा एक मकान में छापेमारी कर 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। उस दौरान पकड़े गए नशा तस्कर विकास ने इस नाइजीरियन युवक का नाम लिया था। इसके बाद अब फतेहाबाद पुलिस ने दिल्ली से नाइजीरियन जॉन को गिरफ्तार कर लिया। अब जल्द ही उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, यहां पर बड़ी खबर मिल पा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे कैप्टन सतीश शर्मा। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का गोवा में निधन हो चुका है। पूर्व कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का बुधवार को गोवा में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाने वाले कैप्टन शर्मा लंबे समय से, आपको बता दें, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि रहे थे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने शर्मा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के बारे में सुनकर बेहद ही दुखी हूं। अपने से छोटे साथियों के लिए उनका व्यवहार हमेशा प्रोत्साहित करने वाला रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को यहां पर बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो चुका है। कैप्टन सतीश शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे और उनके निधन पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो चुका है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें, केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री भी ये रह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। वो 73 साल के थे और सतीश शर्मा रायबरेली और अमेठी से सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा ये केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री भी थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, पूर्व कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक स्थित जाट कॉलेज के मेहर सिंह कुश्ती अखाड़े में पिछले सप्ताह हुई
गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए 4 साल के एक बच्चे ने मंगलवार को दम तोड़ दिया, जिससे इस हत्याकांड में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 6 हो गई है। ये है कि कई दिन पहले भाई का फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई कहाँ है, ऐसे भैया से बोला आजा मिलना है। मैं मेरा जाके भाई से कॉलेज में मिला था, बोला कि भैया ऐसे इसका ऐसे शिकायत आई है कि लड़की वैसे शादी के लिए दबाव बनाया है सुखविंदर ने, और उसके घर वालों का मेरे पास फ़ोन आया है, बोल रहे कि क्या मामला ऐसे बोल रहा है। तो बोला कि मैं देखता हूँ क्या है। तो उसमें सुखविंदर से पता किया तो उसमें था जो फिर भाई ने उसको बोल दिया कि भैया आप 2-4 दिन में यहाँ से अपना सामान उठाओ और जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो वहाँ पे रखता तो उसमें पुलिस प्रशासन की बदनामी थी, लोगों को पता लगता है कैसे पहुँचे यहाँ पर, और खुद नाम खराब होता उसमें। इस वजह से उसने वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, और जाने से पहले उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और इसमें जी डिमांड हमारी कुछ नहीं है, हम तो बस न्याय की उम्मीद करते हैं कि जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसमें जल्दी से जल्दी ये पता लगा जाए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये अकेला है कि इसके साथ और भी कितने हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। और हम जो इसमें दिल्ली पुलिस का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो शक के दायरे में है जी, जो इसमें वहीं हरियाणा के पलवल के नागरिक अस्पताल में आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके की दूसरी डोज लगाई जा रही है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि दूसरी डोज लग जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। पलवल जिले में 500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी डोज सभी टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जा रही है। पहले चरण में जब हमने स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया था तो हमने लगभग 4000 लोगों को पहली डोज लगाई थी। अब दूसरी डोज भी उन्हीं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, जिसके लिए हमें आज का लक्ष्य 500 रखा गया है पूरे जिले में, कि कम से कम 500 लोगों को आज दूसरी डोज दे दी जाए। और सभी से हमारी अपील है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों से जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, अपने 28 दिन पूरे गिन के हमारे किसी भी संस्था पर जाके अपना टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। लोगों से क्या अपील? लोगों से अपील है, जो हमारा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जो कि हमारे साथ कोविड में कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, किसी हिचक के कारण वो लोग आ नहीं पा रहे हैं हमारे पास टीकाकरण करने के लिए। एक जरूरी खबर मैं ये देना चाहूँगा, हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। तो सरकार ने अभी हमें कोवैक्सीन भेजी हुई है, 10,000 डोज हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके लगने के बाद बुखार या बदन दर्द जैसी समस्या नहीं आती। ग्वालियर सिटी सेंटर में स्थित बड़ी कंपनी का शोरूम चल रहा है, जहां शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी शोरूम या मल्टी नवनिर्माण करते समय पार्किंग की उचित व्यवस्था रखी जाती है। अगर पार्किंग व्यवस्था नहीं होती तो पार्किंग के स्थान पर मालिक द्वारा कोई अन्य व्यवसाय किया जाता है तो अवैध माना जाता है। शोरूम को तोड़ने के आदेश सन 1999 में नगर निगम द्वारा हो चुके थे कि शोरूम और बेसमेंट को तोड़ा जाए, लेकिन कंपनी के मालिक ने प्रशासन शासन से सांठ-गांठ करके उसे तोड़वाने से रुकवा दिया और आज तक वह अवैध चल रहा है। यही नहीं, नगर निगम के कमिश्नर ऑफिस के सामने यह शोरूम है। तो वहीं इस बात की जानकारी नगर निगम कमिश्नर विवेक वर्मा को दी गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके पीछे कार्रवाई नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, आपने संज्ञान में लाया, मैं इसको देखता हूँ और बाकी जो तलघर के संदर्भ में जो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका पालन किया ही जा रहा है। हम इसको भी कवर करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में इस पर भी पालन करवाएंगे। तपोवन स्थित विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के टनल से मलबे में दबे 2 और शव बरामद हुए। टनल से अभी तक 12 शव मिल चुके हैं। कुल लापता 204 व्यक्तियों में से 58 के शव बरामद हो चुके हैं। मृतकों में 32 की ही शिनाख्त हुई है। 146 की तलाश जारी है। और इस बीच चमोली के जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि फिलहाल रेस्क्यू जारी रहेगा। ये
आज हमारे यहाँ पे टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। और थोड़ी सी एक हार्ड जगह मिली है, एक जो एनडीआरएफ को भी भेजा गया था कल, वहाँ पे उन्होंने मैनुअली भी ढूंढ खोज काफ़ी करी है और वो अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, जिसमें शायद जेसीबी जा पाए, तो उसमें भी हम लोग एक बार डाल कर भी देखेंगे। और बाकी रैनी वाली साइड में भी लगातार काम चल रहा है और आज मशीन नदी के दूसरे साइड भी क्रॉस करा दी गई है, जिससे उधर भी ढूंढ खोज का कार्य जारी रह सके। पोस्टमार्टम को लेके बातें सामने आ रही है, कल एक डॉक्टर खाती का बयान आया था, थोड़ा स्थिति क्लियर कर दीजिए मैम। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है और शाम को ही सीएमओ ने उसको क्लियर कर दिया था कि एसीएमओ वाज हियर ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। उन्होंने ना कोई पोस्टमार्टम किया है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, इसलिए उनका बयान पूरी तरह। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के धज्जियां उड़ाने में ब्लॉक के अधिकारी और प्रधान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यह मामला बर्डपुर नंबर 3 के सीतापुर गांव का है, जहां 2018-19 में स्वीकृत शौचालय को ग्राम प्रधान ने ठेकेदारों से बनवा डाला, लेकिन रुपए बचाने के चक्कर में ठेकेदार ने मानक विहीन शौचालय बनाए। जब इस मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी दी। बताया गया कि 2 साल बीत गए, पूरे गांव में शौचालय बने, लेकिन किसी भी शौचालय में आज तक दरवाजा तक नहीं लगवाया गया, जिसकी वजह से हम सब आज भी शौच के लिए खेतों में जाने पर मजबूर हैं। साल भर बाऊ हो गए बने, बाकी कुछ नहीं लगवाई न कहीं न कहीं दाई बुढ़ावा कहबो की ही न, और तो ने पर नाई कान करत ह, प्रधान कहत है कि ये नहीं है वराई गवा। हाँ, अच्छा, पूरे गांव में और लोगों के बने तो वहाँ दरवाजा लगा है क्या जना दू एक मने के लाग होई करे, दू में लग 3 में लाग है बस, और वैसे बाकी पूरे गांव में। हाँ, वैसे पड़ा है, सबके ऐसे ही बने। हाँ, 1 साल से बना है, दरवाजे 1 साल हो गए बने, क्या वैसा पर्दा घेरे है, पान बैठो तो फिर हमारे नाई वैसा खुला पड़ा है। तब कहाँ जाते हो आप लोग फिर? इस मान नहीं है। अच्छा, खेतों में तुम जाते हो? हाँ, तब का। अरे तो आप लोग इसके लिए कुछ प्रधान जी शिकायत करती, कुछ करती कि बनवाए इसको? और कहा था बुढ़ावा हमारे मेहरारू जात बाबू, और बुढ़ावा जात है, कहा था जब नाई। क्या चाहते हो आप लोग, मतलब इसमें दरवाजा लग जाए, क्या चाहते हो? कहे नहीं लग जाता और अच्छा रहता है, मैंने लग जाता तो भैया अच्छा रहत बाबू। कहा था ना कि पैसा लो कि पैखाना बनवा दी, तो हमें कहीं पैसा नहीं चाहिए, मैं पैखाना चाहिए। कौन बोला ऐसा? हम करे मनो जब पैखाना बनावत रहा। कौन बनवाया था? प्रधान के मने रहना है। अच्छा, ठेकेदार लोग आए थे? हाँ, ठेकेदार रहना, ठीका लिए रहना है। हाँ। तो इसमें क्या दरवाजा कितने दिन हो गया, कब से नहीं इसमें? साल भर हो गया। साल भर बने हुए हो गए? हाँ, साल भर हो गया। दरवाजा ही नहीं लगाया? नहीं। तो आप लोग कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो आप लोग? हमारे सिवाने में खेत में जावल जाता है। अच्छा, तो बारिश वारिश में बड़ी दिक्कत होती है? हाँ, होता है। क्या चाहते हो आप लोग? हमें सोचे तुम बड़े से पाखाना अपन घर ही सब उठा बैठा, कहूँ जरूरी ना है कहूँ खेत में आना जाना। बटपुर 3 में से गांव सीतापुर 18-19 में उसमें जितने भी शौचालय निर्गत किए गए, आवंटित हुए, कहीं भी प्रधानों ने दरवाजा नहीं लगवाया और ऐसे ही बनवा दिया है, तो ग्रामीण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी? आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। अभी मैंने वीडियो साहब को भी निर्देशित किया है कि वो जाकर स्वयं एक बार देख ले क्या इशू है और वहाँ पे क्यों नहीं लगे हैं, और अगर नहीं लगे हैं तो उनको लगवाएं, और जिसकी लापरवाही है तो फिर कार्रवाई करें उस पर। वादी में मजबूत होती लोकतंत्र की जड़ों और सुधरते हालात का जायजा लेने पहुंचे 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का मागाम बड़गाम पहुंचने पर कश्मीरी परंपरा के मुताबिक स्वागत हुआ। विदेशी राजनयिकों ने स्थानीय ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद के प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर कश्मीर की जमीनी हालात की सच्चाई को जाना। मागाम में विदेशी राजनयिकों को स्वागत जिला विकास परिषद बड़गाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला पंचायत विकास परिषद और ब्लॉक विकास परिषद के सदस्य मौजूद रहे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि डीडीसी इलेक्शन जो हुए यहाँ पे, और वो भी अवामी राय से मुंतखब हुए और उसके बाद हम चेयरमैन बने। चूँकि अभी हमें 1 ही महीना हो गया और 1 ही महीने के अंदर में हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को ये एक एजाज़ मिला कि हमें इतनी बड़ी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ
इंटरेक्शन करने का मौका मिला और अपने जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से जो स्कीम्स हैं हमारे, जो कुछ किया है या जो कुछ करना बाकी है, उस हवाले से उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। हमें खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम के जो मतलब ग्रास रूट लेवल पर तक पहुँचने के उम्मीद है हमें। क्या क्या मुद्दे उठे, आपने भी इंटरेक्शन किया? कई इन्वॉइस मुद्दे डेवलपमेंट के हवाले से ही हुई, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और सड़क, बिजली और पानी के हवाले से ही हम चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पसमानदगी है, गरीब ज़िला है हमारा, इलिटरेसी है, लिटरेट बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने, पंच की शक्ल में, सरपंच की शक्ल में, डीडीसीज मेंबरान की शक्ल में, हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज हो गए और जो फंड्स मरकजी स्कीम के तहत आएंगे, यहाँ स्टेट लेवल की जो स्कीम्स हैं, उनका इस्तेफादा हमें घर घर तक पहुँचने का मौका मिलेगा। वहीं मुंबई में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। मेयर ने भायखला से छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के बीच खुद लोकल ट्रेन से सफर किया और जो लोग मास्क नहीं पहने दिखे, उन्हें हिदायत दी गई कि वो मास्क पहने। जब भी घर के बाहर कहीं भी जाएं, मास्क पहन कर रखें। ट्रेन में यात्रा करते समय कम बात करने की हिदायत भी दी गई। बिहार के गया जिले के पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गया शहर में पिछले 6 महीने में 9 डकैती और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से लूट और चोरी का मोबाइल फोन और आभूषण बरामद किए गए। जो पूरा एक समूह है, जो गैंग है, उसको हम लोगों ने बस्ट किया है और इसमें जैसी ये वजीरगंज में भी 2 हुई थी और जैसी चंदौती में हुई थी, तो उसमें सिटी एसपी साहब, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर साहब, एडिशनल एसपी साहब, सब लोगों ने बड़ी संजीदगी से काम करते हुए इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग करी है टोटल, जिनके नाम है एक अनुज पासवान, संटू कुमार और भंटा, बबलू कुमार, शत्रुघ्न पासवान, सुधीर कुमार, अर्जुन पासवान, हृदय पासवान और एक भुटाली पासवान, जिसमें से एक अर्जुन पासवान जो है, इसमें 2010 के भी 395 के डकैती के 3 केसेस में पेंडिंग और ये पहले भी जेल जा चुका है। इन लोगों का जो पूरा गैंग था, इसमें लगभग 13-14 व्यक्ति थे जो ये काम करते थे और रिसेंटली इन लोगों ने छोटी मोटी घटनाएं करनी शुरू करी थी और उसको जब उन्हें लगा कि इसमें नहीं पकड़ में आ रहे, तो धीरे धीरे आगे बड़ी घटना करनी शुरू कर रहे थे। इसी में चंदौती में इनकी घटना इनके द्वारा की गई थी 19 जनवरी को। फिर एक लूट की घटना थी 41/21 4 तारीख को जो करी गई थी। इसी में हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो लूट में लूटे गए मोबाइल थे, उसमें से हम लोगों ने कुछ 3-4 मोबाइल। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित जगधारी जेल में बंद बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने और उनमें खेलों की भावना पैदा करने के लिए जिला जेल में T20 मैच का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित T20 मैच को लेकर बंदियों के बीच 2 टीमें बनाई गई, किंग्स 11 और टाइगर 11। किंग्स 11 ने 20 ओवर में 233 रन बनाए तो टाइगर 11 ने 234 रन बनाकर ये मैच जीता। जेल के सभी बंदियों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्रिकेट मैच हो जाए, तो आज के दिन जो है क्रिकेट मैच हमने T20 मैच शुरू करवाया था, जिसमें 2 टीमें हमारे कोच साहब हैं परमिंदर सिंह सिंधु जी, और इनके बदौलत ही यहाँ क्रिकेट का जो ग्राउंड तैयार हुआ, पिच तैयार हुआ। 2 टीमें सेलेक्ट कर रखी हैं, एक किंग्स 11, एक टाइगर 11। तो आज किंग्स 11 ने जो है वो क्रिकेट का मैच जो जीता है, 20 ओवर में इन्होंने 233 किए थे और उसके बाद दूसरी टीम है जो वो 237 उन्होंने कवर कर लिया और मैच जीत गए। इससे जो भटके हुए बंदी हैं, जो बेचारे बाहर किसी वजह से अपनी ज़िंदगी में भटक जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, गलत किसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, इससे मोटिवेशन होता है ताकि क्रिकेट अंदर खेलेंगे, वॉलीबॉल भी खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, ताकि बाहर जाके ये मुख्य धारा से जुड़े और अच्छा काम करें। और यहाँ से भी को क्रिकेट प्लेयर कोच साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि बाहर इतना टैलेंट है यहाँ लड़कों में, ताकि इनका जो टैलेंट है, ये एनर्जी है जो ये पॉजिटिव जाए।
43 दिनों के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ी। ये बड़ी रफ्तार डराने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से रोज कोविड-19 के 3 से 4 हजार केस सामने आने लगे हैं। मुंबई के हालात बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों और सरकार की चिंता बढ़ रही है। मुंबई मेयर ने साफ कहा कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो शहर में लॉकडाउन लगाना मजबूरी होगा। जैसा कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिका बहुत ही सजग तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जब भी हमारा जो परसेंटेज वाइज देखा जाता है वो 25 के ऊपर था, उसके बाद कम कम होते हुए 4 तक आ गए। अभी वापस 4 से बढ़ रहा है। हर वार्ड में टी वार्ड हो के ईस्ट के वेस्ट, ये वार्ड में पेशेंट बढ़ रहे, बाकी भी वार्ड में पेशेंट बढ़ रहे। तो मुझे लगता है एक रुग्ण एक रुग्ण कोरोना कोविड-19 का मिलता है तो वो एक खुद 25 या 26 लोग को कोविड-19 का प्रादुर्भाव हो जाता है। 100 लोग को मिलता है और 24 या 26 लोगों को कोविड बाधित हो जाता है। इसीलिए कोविड से बचना, सैनिटाइज़र हो और सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे पता है अभी रेलवे में भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हो सकता है, तो बात मत करो ज़्यादा। कोई टॉल होगा और ऐसा होगा तो बात ऐसी मत करो, थोड़ा ऐसा लगा के खुद को सोशल डिस्टेंसिंग में करो। लेकिन लोग बात कर रहे हैं, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए अभी रेलवे खुलने के बाद ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मुंबई नहीं, पूरा राज्य में बढ़ रहे हैं। अभी मैंने सुना कि नासिक में डायरेक्ट बहुत ही मात्रा से रुग्ण पाए गए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लॉकडाउन करना है क्या तो नहीं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पूरा राज्य में 13 या 14 जिले में। सिख धर्म को लेकर गलत प्रचार करने के मामले में पंजाब की पटियाला पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि विदेशी सिम कार्ड के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों के बीच गलत प्रचार प्रसार फैलाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि उसके पिता भी अखिल भारतीय सेवा दल नामक एक फर्जी संगठन चलाते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते हैं। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀ ਦੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੇਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੀ 37 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਤੇ BA ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਰਕਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सर कितने ये तो नहीं कि सिर्फ ये हूँ सिक्योरिटी की गल कर रहे हो, मनसूबा ਇਹਦਾ कुछ होर होवे, क्योंकि बाहर ਦੇ सिम अरेंज करना भी मुश्किल है और OTP लेके इस तरह की कॉल्स करना, फिर एक पत्रकार ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ
जबकि पटियाला पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि विदेशी सिम कार्ड के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों के बीच गलत प्रचार प्रसार फैलाने का काम करता था। वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में नगर काउंसिल चुनाव के नतीजे आने के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। जीतने के बाद सभी उम्मीदवार जोर शोर के साथ अपने अपने वार्डों में अपने वोटरों का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। वहीं एसडीएम अमलोह आनंद सागर शर्मा ने शांतिपूर्वक चुनावों का श्रेय लोगों और मीडिया को दिया। म्यूनसिपल काउंसिल गोबिंदगढ़ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲੋ म्यूनसिपल ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਈ ਪਾਲਿਸੀ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ म्यूनसिपल ਕਾउंसिल गोबिंदगढ़ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 27 ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4, ਆਪ ਨੂੰ 2, 4 ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਲ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 29 ਵਾਰਡ ਦੀ ਟੈਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 19, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4, ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਲ, ਆਪ 4, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 4। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ टू फ्रेंचाइज एक्सरसाइज की। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।